तो 129 इस पर बात होनी है और आर्टिकल 129 से पहले इस पर बात हो जाए कि अब जिस चैप्टर में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं उसमें 130 को छोड़कर बाकी आर्टिकल्स मेरा ख्याल है 137 तक सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से संबंधित है और फिर 137 के बाद जो देखते हैं हम लोग 143 एक शक्ति सुप्रीम कोर्ट की वहां है और 137 इसके संबंध में आपको सबसे ज्यादा गलतफहमी रहती है। आपसे अक्सर पूछ दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट की न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति ये किस आर्टिकल में है, तो आप अक्सर उत्तर देते हैं 137, जो कि पूरी तरह गलत है। 137 में जो उनकी शक्ति है वो अपने ही निर्णय को पुनर्विलोकित करने की शक्ति है, वो निर्णय के पुनर्विलोकन से संबंधित है। उसका कोई संबंध जुडिशियल रिव्यू इससे नहीं है, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू की ताकत या न्यायिक पुनरीक्षण की ताकत ये सुप्रीम कोर्ट की ऐसी ताकत है जिसके आधार पर वो ये निरीक्षित करता है, परीक्षित करता है कि कोई विधायी कृत्य या कोई कार्यपालिकी कृत्य अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है या नहीं है। और 137 में ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारे आर्टिकलों में विस्तृत हो रही है, ये किसी एक आर्टिकल में नहीं है। आपसे कई बार कहा गया कि जहां भी संविधान ने यह अपेक्षा कर दी कि अमुक काम संविधान के प्रावधानों के मुताबिक किया जाए, जो न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति है वो उस आर्टिकल में तत्काल आ गई है। अनुच्छेद 32 वो ये कहता है कि फंडामेंटल राइट इसका वायलेशन हुआ, यू मे गो बिफोर द सुप्रीम कोर्ट and you can get issued the writ in the nature of, ठीक है। और 5 प्रकार की रिटें वो बता देते हैं कि इस प्रकार की रिट या अन्य कोई रिट। अन्य कोई रिट ये लिखा नहीं है, लिखा क्या है, रिट जिसके अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें आती हैं, आदेश निर्देश ये जारी कर सकते हैं। इसका मतलब वहां जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल रिव्यू कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि जब हुआ इस निष्कर्ष पर होंगे तभी कोई रिट जारी होगी। तो कानून में जो नहीं लिखा है उसको जरूर पढ़ना है। अनुच्छेद 13 कहता है राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट को न्यून करे, उस पर विपरीत असर डाल दे। तो कोई ऐसी विधि बनी या नहीं बनी ये देखना पड़ेगा, तब अनुच्छेद 13 लागू होता है। अदरवाइज उसके लागू होने का कोई स्कोप यह ही नहीं है। तो अनुच्छेद 13 ये भी जुडिशियल रिव्यू की ताकत दे रहा है। आपसे अक्सर प्री में पूछा जाता है, अक्सर वो 3-4 आर्टिकल देंगे और कहेंगे निम्न में से किस किस में जुडिशियल रिव्यू की ताकत है। उसमें जानबूझकर एक 137 ये भी दे देंगे, आप फट से 137, और ये बिल्कुल गलत है। उसमें बहुत सारे आर्टिकल होंगे, कौन कौन से होंगे हम ये नहीं बता सकते क्योंकि कोई लिस्ट नहीं है। 245 वो भी जुडिशियल रिव्यू की ताकत दे रहा है, क्योंकि वो लेजिस्लेशन के संबंध में किस विधायिका को किस विषय पर अधिकारिता होगी इसका विनिश्चय। 246 वहां भी जुडिशियल रिव्यू है। तो जुडिशियल रिव्यू कहां कहां है ये तय नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल्स देखकर ये तय होगा कि जुडिशियल रिव्यू की ताकत यहां है या नहीं है। इतने न्यायिक पुनरीक्षण के संबंध में आप बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां वो मुख्यतः 129 से लेकर के और 137 तक दी गई हैं।
उनकी एक शक्ति 143 जो सलाहकारी अधिकारिता है वो जरूर 143 में दी है। बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो उनकी प्रक्रिया से संबंधित हैं, उनके द्वारा दिए गए निर्णयों के लागू होने से संबंधित है, या उनके कर्मचारी वृंद की जो उनके कर्मचारी हैं उनकी सेवा शर्तों के विनियमन या उनके अपॉइंटमेंट, इन सब से संबंधित है। तो कुल मिलाकर यहां से जो ताकत शुरू होती वो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां, और ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न के तौर पर भी आपसे पूछा जाता है, और अलग अलग आर्टिकल्स के आधार पर भी इसमें प्रश्न बनते हैं, और इसे याद करना कतई कठिन नहीं है। इसमें बीच में सिर्फ 130 है, जो 130 ये कहता है कि जनरली सुप्रीम कोर्ट की बैठक का जो स्थान होगा वो, ठीक है, दिल्ली, शायद दिल्ली मेंशन है, देख लेते हैं दिल्ली मेंशन है या दिल्ली मेंशन नहीं है। हाँ, उच्चतम न्यायालय मेंशन है, उच्चतम न्यायालय दिल्ली में, अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। यानी मुख्यतः वो दिल्ली में बैठेंगे ऐसा मेंशन है, लेकिन सिर्फ दिल्ली में बैठेंगे ऐसा भी नहीं। अगर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट की बैठक का स्थान बदलना चाहें तो भारत के अन्य स्थान, एक या अधिक, वहां भी बैठ सकते हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की होगी कि राष्ट्रपति का पूर्व अनुमोदन ये चाहिए। दिल्ली में सामान्यतः बैठेंगे क्योंकि एक उनकी बैठक का स्थान सुनिश्चित करना ही होगा। तो 130 उस ढंग का आर्टिकल है, वो सुनिश्चित कर देता है कि मुख्यतः दिल्ली में, उसके अलावा कहीं बैठने की जरूरत पड़ रही है तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पूर्व अनुमोदन से वे कहीं और भी बैठ सकते हैं। बाकी शेष आर्टिकल जो 137 तक है वो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों से ही संबंधित है। 129 कहता है कि वे अभिलेख न्यायालय होंगे, तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड इसकी शक्तियां उन्हें प्राप्त रहेंगी, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की दो ही शक्तियां प्रमुखता होती हैं। एक, जब भी जुडिक्शन का मसला उठे, क्षेत्राधिकार का मसला उठे, तो उन्हें अपना क्षेत्राधिकार स्वयं निर्धारित करने की ताकत ये रहेगी। क्षेत्राधिकार इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि मालूम पड़ा एक शब्द लगातार उच्चारित किया जाए, आपको उसके कॉन्सेप्शन के विषय पर, उसके अर्थ के विषय पर कोई संकल्पना ये हो ही ना, तो फायदा कोई होता नहीं। आपको विषय याद सा हो जाता है लेकिन उसका कोई अर्थ आपको मालूम ही नहीं होता, और फिर आप शब्द के साथ मनमाने अर्थ ये जोड़ देते हैं। तो सबसे पहली चीज कि जुडिक्शन होता क्या है? जुडिक्शन का मतलब यह है कि जब किसी न्यायालय को किसी इशू पर, किसी वाद कारण पर सुनवाई करने और निर्णय करने दोनों होने चाहिए। टू हियर, टू एडजुडिकेट, जब दोनों होंगे तब यह कहा जाएगा कि अमुक विषय पर, ठीक है, फला कोर्ट को क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जब तक सुनवाई करने का अधिकार है किंतु निर्णय करने का नहीं, तब भी जुडिक्शन नहीं है। और निर्णय करने का है, खाली निर्णय करने का है, तो भी जुडिक्शन नहीं है, सुनवाई करने का और निर्णय करने का। तो जब किसी इशू पर सुनवाई करने या निर्णय करने का हक सुप्रीम कोर्ट को है या नहीं है, यह स्पष्टतः लिखा नहीं होता, तो सुप्रीम कोर्ट की यह ताकत है कि वे इसे डिसाइड कर सकते हैं कि उन्हें यह हक है या नहीं। अभी जस्ट 1-2 दिन पीछे हम लोगों ने देखा था कि जब जस्टिस रामास्वामी के रिमूवल की कोशिश चल रही थी, जब जस्टिस रामास्वामी को रिमूव किया जाए या न किया जाए, इस विषय पर हम लोग बात कर रहे थे,
तो वहां एक बात आई थी कि कांग्रेस के एमपी उन्होंने जो इंक्वायरी कमेटी गठित हुई थी उसकी रिपोर्ट की मांग की थी और ये कहा था कि जो इंक्वायरी कमेटी जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित हुई जस्टिस रामास्वामी के कदाचार की जांच के लिए, उसने जो रिपोर्ट दी है उसकी कॉपी जस्टिस रामास्वामी को दी जानी चाहिए ताकि जस्टिस रामास्वामी उस दशा में यदि हाउस उन्हें हटाने का निर्णय ले लेता है तो उस दशा में उस ऑर्डर का या जो समावेदन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से जारी होगा उन्हें हटाने के लिए उसके जुडिशियल रिव्यू को प्राप्त करने के समय इंक्वायरी कमेटी की इस रिपोर्ट का उपयोग कर पाए, इसके लिए उन्हें इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट दी जाए। यह मांग कांग्रेस के एमपी ने प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी थी। तो आपको बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकस का प्रश्न उठाकर, सुनवाई के अधिकार का प्रश्न उठाकर, लोकस स्टेंडाई यानी सुनवाई का अधिकार, क्योंकि यह भी महत्व का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट किसी को भी किसी भी मामले में सुनने की सुविधा, यह सुनने का अधिकार यह नहीं देगा और कोई कोर्ट नहीं देगा। किसी भी मामले के संबंध में आपको सुनवाई का अधिकार केवल तब मिलता है जब उस मामले में अंतर्निहित प्रश्नों के कारण से आपका हित या अहित यह होता हो, यानी आपको कोई ग्राइवेंस हो। जब तक आपको कोई ग्राइवेंस नहीं तब तक किसी भी कोर्ट के समक्ष आप सुने जाने का कोई हक नहीं रखते। यद्यपि PIL पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन इस नियम का एक अपवाद है जो लोकस स्टेंडाई के संबंध में नियम है। लोकस स्टेंडाई क्या कहता है, यह नियम क्या कहता है, यदि आपको किसी इशू से कोई परेशानी नहीं है तो जिनको परेशानी है वे आए हैं, आप उस इशू को नहीं उठाओगे। लेकिन PIL इस नियम का अपवाद है। वहां जो याचिका लेकर आता है उसे संबंधित स्थिति से कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन फिर भी जिनको परेशानी होती है, चूंकि वे इतने कमजोर लोग होते हैं कि अपनी बात सुप्रीम कोर्ट तक नहीं रख सकते हैं, इसलिए इस नियम में PIL के केस में ढील दी गई है और वो भी संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत। क्योंकि PIL जिन अनुच्छेदों में दायर की जाती है, चाहे अनुच्छेद 32 हो चाहे 226 हो, वहां यह नहीं लिखा है कि जिसके फंडामेंटल राइट या लीगल राइट का वायलेशन हुआ सिर्फ वही आए कोर्ट के समक्ष। वहां यह नहीं लिखा है, वहां एक्सटेंसिव पावर्स प्राप्त हैं। दैट इज वाई वहां लोकस स्टेंडाई के नियम को ढील दी गई है, लेकिन सामान्यतः लोकस स्टेंडाई का नियम लागू होगा। और कांग्रेस के एमपी महोदय से आपको बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने लोकस स्टेंडाई का प्रश्न उठाते हुए उनकी याचिका को निरस्त किया और कहा कि आपको सुने जाने का कोई हक इस मामले में नहीं है। लेकिन जब उनकी पत्नी आई तो सुप्रीम कोर्ट ने 3 बिंदुओं की रचना की कि क्या हम अपने अपीलेट जुरिडिक्शन में जो हमें 136 में प्राप्त है उसके अंतर्गत इस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत की गई अपील सुन सकते हैं। और इस प्रश्न को निर्धारित करने के लिए जो पहला प्रश्न निर्धारित करना था वो क्या, कि क्या यह कमेटी ट्रिब्यूनल है, क्योंकि 136 उसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कोई इशू सुने, इसके लिए जरूरी यह है कि वो किसी न्याय निर्णायक प्राधिकारी के द्वारा डिसाइडेड हो जो सैन्य न्यायालय न हो। हम लोग 136 पर पहुंचेंगे तो देखेंगे।
कि 136 में वो अपील सैन्य न्यायालयों से नहीं सुन सकते, लेकिन बाकी कोई न्याय निर्णायक प्राधिकारी हो उससे वो अपील सुन लेंगे। तो पहला प्रश्न यही उठ रहा था कि क्या ये कमेटी न्यायालय नहीं है? ये तो तय है, न्यायालय तो नहीं ही है, और न्याय निर्णायक प्राधिकारी दो ही हो सकते हैं, या तो न्यायालय या ट्रिब्यूनल। इसके अलावा न्याय निर्णायक प्राधिकारी कोई हो ही नहीं सकता। तो पहली चीज तो तय है कि न्यायालय नहीं है, क्योंकि न्यायालय जो होता है वो डिसाइडेड है। न्यायालय का गठन एक स्टैट्यूट से होता है और न्यायालय के नाम के साथ होता है, तो ऐसा तो है नहीं। जजेस इंक्वायरी, जो जजेस इंक्वायरी एक्ट है वो कहता है कमेटी गठित की जाएगी जस्ट टू इन्वेस्टिगेट द कंडक्ट ऑफ दैट जज अगेंस्ट whom the charges have been या has been labeled। तो न्यायालय ये तो नहीं है, ये तो बात तय है। लेकिन न्यायालय के अतिरिक्त अन्य सारे प्राधिकारी ये अगर न्याय निर्णयन का काम करते हैं तो उन्हें हम जो नाम देते हैं वो नाम क्या होता है? ट्रिब्यूनल। और उन्हें एक मोटा पहचान ये हम देते हैं क्या? क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटी। तो प्रश्न ये उठता है कि ये इंक्वायरी कमेटी अगर ट्रिब्यूनल है तो हमारे अपीलेट जुडिक्शन के अधीन है 136 के अंतर्गत। अदरवाइज ये जो इंक्वायरी कमेटी है इस पर किसी ढंग का कोई क्षेत्राधिकार हमें नहीं है। यानी क्या तय कर रहा है सुप्रीम कोर्ट? जुडिक्शन इसकी जांच कर रहा है, क्षेत्राधिकार। और यहां जो अध्ययन का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं है। ऑब्जेक्टिव में हम वस्तु की विशेषताओं का अध्ययन करते हैं और सब्जेक्टिव में सिद्धांत हमारे पास ऑलरेडी है, उस सिद्धांत के अंतर्गत यह विचार आ रहा है या नहीं ये हमें देखना है। सुप्रीम कोर्ट को अपीलेट जुडिक्शन किन किन मामलों में है ये तय है। 136 अपीलेट जुडिक्शन उनका कहां का है? 132। और 132 में जो अपीलेट जुडिक्शन है उसमें क्या है कि जब संविधान के निर्वचन का सवाल उठे और ऐसे किसी मामले में उठे जिसे उच्च न्यायालय ने न्याय निर्णित किया है और साथ ही साथ उच्च न्यायालय ने 134A में सर्टिफिकेट जारी किया है कि इस मामले में संविधान के निर्वचन का प्रश्न अंतर्निहित है, केवल तब वो 132 में अपील सुनेंगे। वो स्थिति इस मामले में नहीं है। इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि 132 में सुप्रीम कोर्ट को कोई अपीलेट जुडिक्शन प्राप्त है। इस पर्टिकुलर मामले में 132 में नहीं सुन सकते क्योंकि उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं है। आप सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का नाम आते ही आप भाव विह्वल हो उठते हैं और आपसे जैसे पूछा जाता तो सुप्रीम कोर्ट को मुख्य शक्ति है, सुप्रीम कोर्ट तो जो चाहे तो कर दे, नहीं कर सकता। और जिस दिन सुप्रीम कोर्ट जो चाहेगा तो कर देगा, उस दिन वो सुप्रीम कोर्ट नहीं रहेगा। वो सिर्फ वही कर सकता है जो कानून कहता है, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। और ऐसा उन्होंने कई बार डिसाइड किया, इसीलिए वो अभिलेख न्यायालय तय करेंगे कि हमें जुडिक्शन है या नहीं, और अगर पाएंगे जुडिक्शन नहीं है तो फिर नहीं करेंगे, हस्तक्षेप ही नहीं करेंगे। और इसीलिए वे सुप्रीम कोर्ट आपकी तरह नहीं होता, या कोई भी व्यक्ति जो सुप्रीम है वो आपकी तरह फंक्शन नहीं करता कि हम सुप्रीम है जो चाहे तो करेंगे। वो मर्यादा की एक सीमा रेखा, मर्यादा का एक अंकुश अपने ऊपर सदैव अनुभव करता है
तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम इसीलिए है क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस का कभी उल्लंघन नहीं करता। तो ये परीक्षित कर रहे हैं कि ये जो इंक्वायरी कमेटी गठित है, जो जस्टिस पीवी सावंत की अध्यक्षता में गठित हुई थी, आपको बताया गया था कि जस्टिस पीवी सावंत की अध्यक्षता में गठित थी, उसमें हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस उनको शामिल किया था और एमिनेंट जुरिस्ट के तौर पर चिन्नप्पा रेड्डी जज, जो रिटायरिंग चीफ जस्टिस थे, या रिटायरिंग जस्टिस थे, जो भी स्थिति थी उनको शामिल किया था। जब हम लोग जजेस के रिमूवल पर बात कर रहे थे तो आपको ये बताया गया था। तो देखना यह है कि इस कमेटी की रिपोर्ट से क्या अपील, इस कमेटी की रिपोर्ट से उद्भूत होने वाली जो अपील है उसके संबंध में सुनवाई का कोई हक सुप्रीम कोर्ट को है या नहीं है, इस विषय पर वो जांच कर रहा है, यह तय करने के लिए कि हमें जुडिक्शन है या नहीं है। और ये वो तय नहीं कर सकते थे अगर वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड ना होते। सिविल कोर्ट ये तय नहीं कर सकता कि उसे जुडिक्शन है या नहीं। सिविल कोर्ट का जुडिक्शन तय है। सेक्शन 9 सीपीसी बता रही है किन मामलों में जुडिक्शन है, उसके अलावा किसी मामले में नहीं है। आपको संपत्ति संबंधी प्रश्न अंतर्निहित है या पद संबंधी प्रश्न अंतर्निहित है, बात खत्म, इसके अलावा कुछ नहीं। इसी मामले को सिविल न्यायालय मामला कहते हैं। और सिविल प्रकृति के जो मामले हैं, और सिविल प्रकृति के मामले कौन से हैं, ये वहां खूब डिस्कस हुआ है। उस पर आपका नवाब दूल्हे खां डिसाइड है, वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, उस पर खूब उन्होंने डिसाइड किया है, सब कुछ तय है। क्रिमिनल कोर्ट को जुडिक्शन कब है, जब सीआरपीसी हम लोग चला ही रहे वहां आ जाता है। पुरानी सीआरपीसी में 177 से 189 तक था, अब सेक्शन बदल गए। तो सारे कोर्ट्स के जुडिक्शन तय हैं और केवल उन्हीं मामलों में होगा जहां लिखा है। हां, सुप्रीम कोर्ट के साथ ऐसी पोजीशन है कि जहां नहीं लिखा है कि किसी कोर्ट को जुडिक्शन होगा या नहीं होगा, वहां भी वे तय कर सकते हैं कि जुडिक्शन हमें है या नहीं है, और है तो किन आधारों पर। जैसे आपातकाल का जुडिशियल रिव्यू होगा या नहीं, ये एक्ट में प्रोवाइड नहीं है, तो ये डिसाइड होगा, और किया उन्होंने। जब आपातकाल आएगा तो बताएंगे। राष्ट्रपति जब क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो जुडिशियल रिव्यू होगा या नहीं होगा, यह नहीं लिखा है। तो हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रपति जब क्षमादान की शक्तियों का प्रयोग करेंगे तो उसका जुडिशियल रिव्यू अलाउ किया है, लेकिन लिमिटेड ग्राउंड्स पर, लिमिटेड ग्राउंड, लिखा नहीं है कहीं। सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट के साथ ये नहीं चलेगा। मान लिखा है तो है, नहीं है तो नहीं है। यही अभिलेख न्यायालय की शक्ति है कि वो अपने जुडिक्शन को तय कर सकता है, और जुडिक्शन को तय करने के लिए वो जिस टेक्निक का इस्तेमाल करता है, हमने आपको कहा था अध्ययन की, ज्ञान प्राप्ति की दो टेक्निक्स हैं। एक सब्जेक्टिव एनालिसिस होती है और एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होती है। ठीक है, एक इंडक्टिव मेथड होता है, एक डिडक्टिव मेथड होता है, एक निगमनात्मक सिद्धांत है, एक आगमनात्मक सिद्धांत है। तो यहां सुप्रीम कोर्ट, उसके पास एक सिद्धांत मौजूद है 136 के रूप में, क्योंकि 132 इसमें तो अपील जाएगी नहीं, इसमें तो कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का सवाल होना चाहिए, और वो भी किसी सिविल, क्रिमिनल या राजस्व मामले में उठना चाहिए, और वो मामला उच्च न्यायालय से निर्णित होना चाहिए, और उच्च न्यायालय ये प्रमाणित करे, सर्टिफिकेट दे कि ऐसा प्रश्न उसमें अंतर्निहित है, तब 132 में जुडिक्शन मिलेगा सुप्रीम कोर्ट को, अदरवाइज ठीक है 132 एप्लीकेबल नहीं है। 133 वो भी यही कहता है, सिविल मामला
जिसमें व्यापक महत्व का कोई विधि का प्रश्न, ये अंतर्निहित है। विधि का प्रश्न अंतर्निहित है और व्यापक महत्व का है। सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकती है, किंतु ऑन इशुएंस ऑफ द सर्टिफिकेट बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट उच्च न्यायालय सर्टिफिकेट दे तब होगा। वही 134 की स्थिति, दांडिक मामलों में अपील होगी लेकिन सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो तो कुछ है नहीं। 136 इसका जुडिक्शन इन्वोक हो सकता है क्योंकि वहां एसएलपी है, विशेष अनुमति सुप्रीम कोर्ट स्वयं दे सकता है किसी भी मामले में, वेदर एनी सर्टिफिकेट हैज बीन इशूड बाय द हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 134A और नॉट, इससे कोई मतलब नहीं। बट दे कैन ग्रांट द लीव इन एनी केस फॉर द फाइलिंग ऑफ अपील बिफोर देम, लेकिन ये उनकी इच्छा है, जिसमें चाहे लीव दें और जिसमें चाहे लीव न दें, ये उनकी इच्छा है। लेकिन किन व्यक्तियों के द्वारा दिए गए निर्णय से वे अपील करने की अनुमति दे सकते हैं, वो स्वयं 136 में लिखा है कि इन व्यक्तियों का निर्णय हो और सुप्रीम कोर्ट को उचित लगे कि इन व्यक्तियों के निर्णय से अपील हमारे समक्ष होनी चाहिए, तो वो देंगे। और वे जो प्राधिकारी वहां लिखे हैं वे या तो न्यायालय हैं और या फिर ट्रिब्यूनल है, सिर्फ उन्हें छोड़ दें। किसे? सैन्य अदालतों को। उस मामले में 136 में अपील नहीं है। तो अब आपके मन में तत्काल यह सवाल उठता है, और नहीं उठता तो फिर हम आपकी बुद्धि को क्या कहें, आप खुद समझ लें, उठना चाहिए। मेरे उठता था कि तो क्या सैन्य मामले जब डिसाइड होंगे तो कोई अपील ही नहीं होगी? ये किसने कहा? मतलब ये तो हमने कहा नहीं कि सैन्य अदालतों से कोई मामला डिसाइड होगा तो अपील नहीं होगी, ये तो नहीं कहा। ये कहा 136 में नहीं होगी, ठीक है, सिर्फ इतना कहा। इसके अलावा तो कोई बात कही नहीं गई। जब इसके अलावा कही नहीं गई तो आप इसके अलावा कोई बात समझेंगे नहीं। जितना कहा गया सिर्फ उतना समझिए। आखिर सैन्य अदालत में मामला गया होगा तो किसी कानून के मुताबिक गया होगा ना, और जब उस कानून में वो मामला सैन्य अदालत द्वारा सुना गया तो उस कानून में जहां अपील बताई गई होगी वहां होगी। भाई वो कानून स्वयं बताता होगा ना कि अपील कहां होगी, हर कानून बताता है, और जहां बताता होगा वहां होगी। 136 में नहीं होगी, सिर्फ इतना कहा गया है। सबसे बड़ी दिक्कत यह है, इसीलिए आपको लगने लगता है कि हमें कानून आता है। ये जो गलतफहमी आम आदमी को पैदा होती है वो इसीलिए, क्योंकि वो इसी ढंग से सोचता है सुप्रीम कोर्ट वो तो चाहे जो कुछ कर दे, हर अपील सुनने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ तय है। तो 136 में नहीं होगी। अब 136 में अपील हो तो न्यायालय या ट्रिब्यूनल, यही होना चाहिए। न्यायालय ये कमेटी नहीं है जो जजेस इंक्वायरी एक्ट में गठित हुई, इसलिए एक बात तो तय हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को न्यायालय के द्वारा डिसाइडेड मामले के तौर पर इससे अपील सुनने का कोई हक नहीं है। लेकिन क्या ट्रिब्यूनल इस रूप में है? तो देखना पड़ेगा कि यह कमेटी ट्रिब्यूनल है क्या। और हमने कहा कि ट्रिब्यूनल क्या है, यह ऑलरेडी डिसाइडेड है, ठीक है, यह ऑलरेडी डिसाइडेड है, हमें पता है ट्रिब्यूनल क्या है। अब हमें सिर्फ देखना यह है कि ट्रिब्यूनल के जो लक्षण बताए गए हैं क्या इसमें मौजूद हैं। इफ यस तो ट्रिब्यूनल है, और अगर नहीं तो ट्रिब्यूनल नहीं है, और अगर है तो ये ट्रिब्यूनल है और फिर हमें अपील सुनने का हक है। तो उन्होंने कहा था कि ट्रिब्यूनल का पहला जो लक्षण है वो क्या है, वो फाइनल डिसीजन दे सकते हैं, फाइनल डिसीजन।
और फाइनल डिसीजन का मतलब होता है कि डिसीजन अंतिम है यदि कोई अपील न प्रस्तुत की जाए या कोई अपील प्रस्तुत की जाए किंतु अपीलेट कोर्ट उसमें कोई तब्दीली न करे तो निर्णय अंतिम है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो ट्रिब्यूनल क्या करेगी इस पर देखना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस ट्रिब्यूनल के द्वारा अगर यह पाया जाता है कि जज कदाचार का दोषी नहीं है तो मामला वहीं खत्म हो जाएगा, आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन अगर यह पाती है कमेटी कि जज कदाचार का दोषी है तब यह क्या करेगी, तब यह अपने रिकमेंडेशन को संबंधित हाउस के समक्ष रखेगी और संबंधित हाउस इस कमेटी की सिफारिश के बाद भी जज को हटाने का निर्णय पारित कर सकता है या जज को न हटाने का निर्णय भी ले सकता है। इसका मतलब फाइनल अथॉरिटी ये कमेटी नहीं है, फाइनल अथॉरिटी तो कौन है, हाउस। तो अंतिम निर्णय ये कमेटी दे ही नहीं सकती। ये निर्णय जो देगी वो रिकमेंडेशन की सूरत में होगा और क्योंकि अंतिम निर्णय ये कमेटी नहीं दे सकती, दैट इज व्हाई इट डजंट कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ ट्रिब्यूनल। ये ट्रिब्यूनल नहीं है और जब ये ट्रिब्यूनल नहीं है तो ये 136 के अपीलेट जुडिक्शन में आती ही नहीं। 136 132 में तो नहीं है, 133 में तो नहीं है, 134 में तो नहीं है और फिर 136 में भी ये हमारे अपीलेट जुडिक्शन में नहीं आती। इसलिए उन्होंने कहा कि आपको रिपोर्ट चाहिए तो यू शुड रिक्वेस्ट बिफोर द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दैट हाउस बिफोर विच दिस कमिटी इज गोइंग टू टेबल हिज रिकमेंडेशन। और अगर वो प्रिजाइडिंग अफसर उचित समझता है तो आपको रिपोर्ट की कॉपी दे देगा, अदरवाइज हम कोई आदेश पारित नहीं कर सकते। अब दूसरा सवाल वहां आया था कि मानिए राष्ट्रपति हटाने का आदेश दे देते हैं, हाउस सिफारिश कर देता है, तब हमारे द्वारा उस आदेश का जो राष्ट्रपति द्वारा दिया जाएगा कोई जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है या नहीं। अब यह प्रश्न उठा, अब यह भी क्योंकि वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है इसलिए उनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा। और इस प्रश्न का उत्तर फिर दिया था। इस प्रश्न का उत्तर कैसे दिया था, देखिए मुकदमा एक ही होता है, एक होता है, उसी को विभिन्न एस्पेक्ट में डिसाइड किया, मतलब एनालाइज किया जाता है। हमने ये मुकदमा वहां भी पढ़ा था और अब फिर देख रहे हैं, लेकिन डिफरेंट कॉन्टेस्ट में, डिफरेंट कॉन्टेस्ट में, और उससे संदर्भ एकदम क्लियर होता है। सुप्रीम कोर्ट यह तय करना चाहता है कि क्या हमें जुडिशियल रिव्यू की ताकत है। देखिए रिव्यू आपके काम का दो तरह से होता है और वो सामान्य जीवन में भी दो तरह से होता है। आप कोई काम करते हैं तो दो तरह से देखा जाएगा, आपका काम ठीक है या गलत है, दो तरह से। एक, क्या आपने काम को काम करने के मान्य तरीके से किया है, जो काम करने की प्रक्रिया है क्या उसी से किया है, अगर नहीं तो काम गलत है, गलत तरीके से किया गया है, ठीक है। दूसरा, जो काम करने की ताकत आपको थी क्या वही किया है आपने, अगर काम करने की ताकत आपको थी ही नहीं और फिर भी आपने काम कर दिया तो भी गलत किया। यानी कर्ता की काम करने की शक्ति और शक्ति के उपयोग की जो प्रक्रिया है, इन दो स्तरों पर काम की जेन्युइननेस का परीक्षण यह किया जाता है। यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जज को हटाने की शक्ति जो देता है वो किसे? हाउस को। इसलिए हाउस ने हटाने का निर्णय ले लिया, तो हम इस बात की जांच नहीं कर सकते, इस बात का कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा कि उन्हें हटाने का निर्णय लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए। इस पर निर्णय नहीं हो सकता। ये हम नहीं कह सकते कि साहब इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट में ये गलतियां हैं और इसलिए इन्हें हटाने का निर्णय नहीं लेना चाहिए था। गुणदोष, इस पर कोई निर्णय नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस ये मांग करता है कि हटाएगा कौन? हाउस। हाउस हटाने का निर्णय लेगा, तो हम ये तय नहीं करेंगे। तो कोई कहने को ये भी कह सकता कि साहब इंक्वायरी कमेटी का निर्णय गलत है। जिन तथ्यों के आधार पर इंक्वायरी कमेटी इस निर्णय पर पहुंची कि जज कदाचार का दोषी है, उन तथ्यों के आधार पर इंक्वायरी कमेटी को निर्णय लेना ही नहीं चाहिए था कि जज कदाचार का दोषी है। और जब उन्होंने निर्णय गलत लिया तो इसका मतलब यह हुआ कि जज साबित कदाचार का दोषी नहीं है, और जब नहीं है तो फिर ग्राउंड ही नहीं अराइज होता, और उन्हें हटाने की शक्ति तब मिलती थी जब कदाचार साबित हो। ऐसा हुआ नहीं है, इसलिए हटाने का हक नहीं। इस पर कोई निर्णय हम नहीं दे सकते। क्यों? ये ताकत मेरे पास नहीं है, ये ताकत उन्हीं के पास है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उन्हें दे रहा है ताकत, वो तय करेंगे, हमसे कोई इस बात का लेना देना नहीं है। लेकिन जो दूसरा एस्पेक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि हटा सकते हो, लेकिन प्रक्रिया ये होनी चाहिए। यानी जजेस इंक्वायरी एक्ट आपको बनाना चाहिए, उसमें आप कमेटी गठित करो, कमेटी में जो लोग होंगे वे भी तय हैं, ठीक है, और कमेटी जिस ढंग से काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, आप अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड देंगे, ठीक है। अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड देने का मतलब यह नहीं कि जज को आज बता दिया और आज शाम को सुनवाई करके फैसला कर दिया, नो, ठीक है, प्रक्रिया दी गई है, प्रोसीजर दिया है। तो आपका जो मेरिट का एस्पेक्ट है, जो गुणदोष का एस्पेक्ट है, उस पर हम कोई जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते, है ही नहीं, ताकत ही नहीं है। लेकिन अगर जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है उस पर हम जुडिशियल रिव्यू करेंगे, और कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रक्रिया ये दी गई है हटाने की, तो आपको प्रक्रिया वही फॉलो करनी पड़ेगी। तो लिमिटेड जुडिशियल रिव्यू इसकी बात की थी, और ये कैसे कर पाए? क्योंकि वे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड थे। विभिन्न इश्यूज पर जो आप वो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने तय किया कि वो जुडिक्शन उसे है या नहीं है, वो क्यों? क्योंकि 129 में उसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया है। अगर अभिलेख न्यायालय वो ना होता तो ये ताकत उसके पास होती ही नहीं। आप केवल कंटेम्प्ट इसे मान लेते हैं कि कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की ताकत कंटेम्प्ट की मामले में होती है, कंटेम्प्ट में तो होती ही है, लेकिन इसके अलावा उन्हें अपना जुडिक्शन स्वयं डिसाइड करने की भी ताकत होती ही है। अब दूसरी जो शक्ति है अभिलेख न्यायालय की, वो है अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति। तो सबसे पहली बात जो अपमान के लिए दंड देने की शक्ति है, इस पर जो हम करेंगे वो कौन सी? कि सुप्रीम कोर्ट को अपने अपमान के लिए दंड देने की शक्ति है। इस लाइन का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट उसने अपनी शक्ति को जो व्याख्यायित किया है किसमें? दिल्ली जुडिशियल सर्विस, ठीक है, पूरा नाम हमें ध्यान नहीं रह गया है, दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शायद ये नाम है। और ये इतना प्रसिद्ध केस है कि आपको हर किताब में मिलेगा। चूंकि वे अभिलेख न्यायालय हैं, इसलिए अपने क्षेत्राधिकार को
स्वयं डिफाइन करने की ताकत उन्हें प्राप्त है। लेकिन इस ताकत का दुरुपयोग अगर वे करेंगे, जैसे आप अपने को प्राप्त ताकतों का करते हैं, तो वे कभी सुप्रीम कोर्ट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि वे अपने को प्राप्त ताकतों का कभी दुरुपयोग नहीं करते। जो बात कहते हैं रेशनल कहते हैं, तार्किक कहते हैं, इसलिए वे सुप्रीम कोर्ट कहे जाते हैं। तो दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नाम हो सकता है गलत हो, लेकिन दिल्ली जुडिशियल सर्विस इतना सही है, और वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया भी सही है। एसोसिएशन है या नहीं है देख लीजिएगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने को एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर डिफाइन किया है, और बहुत बड़ी बात है और बिल्कुल ठीक बात है। उन्होंने 136 का ही सहारा लिया है। उनका कहना है कि जैसे सामान्य जीवन में कहते हैं अगर आपको मारने का हक है तो संरक्षण संबंधित व्यक्ति को देना यह भी आप ही का कर्तव्य है। अगर आम आप खाएंगे तो पौधे में पानी कौन देगा? वो भी तो आप ही देंगे। प्रश्न ये है, न्याय करना किसका काम है? न्याय करना राज्य के अंग के तौर पर न्यायपालिका का काम है। न्याय कौन कौन कर रहा है? तो सबसे निचले स्तर पर बैठा हुआ जुडिशियल मजिस्ट्रेट या सिविल जज जूनियर डिवीजन से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक न्याय कर रहा है, और इनके निर्णय से आप असंतुष्ट होंगे तो आप सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेंगे। हो सकता है इनके निर्णय से ही असंतुष्ट आप न हो, और अगर ऐसा होता है तो फिर आगे जाने की कोई जरूरत बचती ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि मेरी ही शक्ति का उपयोग सारे के सारे करते हैं, काम किसका है? न्याय देना मेरा। ये किसकी शक्ति का उपयोग कर रहे हैं? मेरी। इसलिए इनके जब ये गलत करते हैं तो इनके निर्णय को ठीक करना अंततः किसकी जिम्मेदारी? मेरी। और 132 से लेकर 136 तक है, और विशेषकर 136 में तो इनके निर्णय तो सीधे हम अपील सुन लेंगे। इसका मतलब जिस दिन ये बहुत गलत करेंगे उस दिन हम सुनेंगे और उनके डिसीजन को करेक्ट करेंगे। ये हम कैसे कर लेंगे? इसलिए क्योंकि मेरी ही शक्ति का इस्तेमाल करना है। हम हर लेवल पर नहीं बैठ सकते, इसलिए ये बैठा ले गए हैं, और ये मेरी ही ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। तो अगर इनकी गरिमा नहीं बची, अगर इनको संरक्षण नहीं मिला, तो डेफिनेटली हम न्याय नहीं दे पाएंगे। दिल्ली जुडिशियल सर्विस एसोसिएशन, इसमें मामला क्या था? शायद गुजरात में एक सीजेएम को पुलिस ने आपराधिक आरोपों पर न सिर्फ गिरफ्तार किया था बल्कि हथकड़ी लगाई थी और चारों ओर घुमाया था। प्रश्न यह था कि आपराधिक आरोप पर गिरफ्तार करना तो उसकी भी प्रक्रिया है, क्योंकि 197 सीआरपीसी है, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो आप उस प्रोसीजर को फॉलो करो। और हैंडकफिंग ये तो आम व्यक्ति के लिए मना है, तो सीजेएम को क्यों किया आपने? घुमाना ये तो किसी के लिए अलाउड नहीं है, तो आपने उन्हें क्यों घुमाया? ठीक है, अगर आपने ये किया है तो इसका मतलब आपने ये दर्शित करने की कोशिश की है कि न्यायपालिका छोटी है, हम बड़े हैं। ये जो संघर्ष है, ये जो टकराव है, कभी न्यायपालिका इंक्रोचमेंट करती है तो कभी कार्यपालिका करती है। और हमने कल चर्चा आपसे इसी बात पे की थी कि बड़े पदों पर जो लोग हैं वे अक्सर बड़े नहीं होते, अक्सर छोटे लोग होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 136 की लाइट में कहा कि जो कुछ हो रहा है वो मेरी ही ताकत के आधार पर हो रहा है, और ये सब मेरी ही ताकत का इस्तेमाल कर रहा है।
जैसे आपके पिताजी हर जगह थोड़ा ही उपस्थित होते हैं, लेकिन आप अगर किसी निमंत्रण के आधार पर गए हैं तो रिप्रेजेंटेशन आपके पिताजी का माना जाएगा। यू आर रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने परिवार को। तो उन्होंने कहा कि ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये मेरा ही है, और इसलिए 129 में हमें भारत के समस्त न्यायालयों के अवमान के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त है। अवमान क्या है, क्या समझा जाएगा, कब दिया जाएगा, कौन शिकायत करेगा, कौन नहीं करेगा, कितना दंड मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा, ये सब अलग बातें हैं। अवमान कितने प्रकार का है इस सबसे मतलब नहीं। पहली बात यह कि भारत के जितने न्यायालय हैं, अब जितने न्यायालय, इसमें उच्च न्यायालय भी आ गया, विनय चंद मिश्रा के केस में यह सवाल उठा कि उच्च न्यायालय के अवमान के लिए क्या उच्चतम न्यायालय को दंड देने की शक्ति है, क्योंकि उच्च न्यायालय वो भी अभिलेख न्यायालय है, 215, शायद 215 ही है, ठीक है, वो भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो क्या जब वो स्वयं कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है तो उनके अवमान के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को दंड देने की शक्ति प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी अफर्मेटिव में आंसर किया है। उनका यस, उनके अवमान के लिए भी हमें दंड देने की शक्ति प्राप्त है, क्योंकि वे भी मेरी ही ताकत का इस्तेमाल करते हैं। तो कुल मिलाकर 129 में आज जो पोजीशन है वो ये है कि उच्चतम न्यायालय, भारत के प्रत्येक न्यायालय के द्वारा, भारत के प्रत्येक न्यायालय के अवमान के लिए दंड देने के लिए अधिकृत है, और वो दंड देंगे, अपने अवमान की शक्तियों का प्रयोग करेंगे, ऐसा उन्होंने तय किया है। दूसरी चीज, आपसे ये खूब पूछा जाता है प्री में, खूब धड़ाधड़, कि न्यायालय के अवमान के विषय में संसद को किस सूची में और किस प्रविष्टि में अधिनियमन की शक्ति प्राप्त है। तो संसद को प्रविष्टि संख्या 77 सूची 1, इसमें न्यायालय के अवमान के विषय में विधायन की शक्ति प्राप्त है, और उसमें उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया है। अब सवाल यह उठता है कि संसद को जो विधायन की शक्ति है न्यायालय के अवमान के विषय में, और जो 129 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने शक्ति दी है, इनके बीच क्या संबंध है? ठीक है, आखिर संसद की सीमा तक विधायन की ताकत का उपयोग कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को एक मामले में निर्णित किया। मामला हमें इस समय ध्यान नहीं है, कल बता देंगे देख के, लेकिन उस मामले में निर्णित किया है कि संसद ये नहीं कह सकती कि आज से अवमान की शक्ति नहीं होगी, या इन मामलों में अवमान की शक्ति होगी, अमुक मामलों में होगी, अमुक मामलों में नहीं होगी, ये नहीं कह सकती, क्योंकि 129 में ये कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। संसद कॉन्स्टिट्यूशन से ही गठित है, संसद की शक्तियां भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से परिभाषित है। तो हमारी ये ताकत भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा ही प्रदत्त है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के द्वारा प्रदत्त है, तो आपकी ताकत अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से प्रदत्त है, उसका आप उपयोग करोगे तो हम क्यों नहीं करेंगे? वो तो इक्वल फुटिंग की बात है। इसीलिए हम कहते हैं कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि 129 की ताकत हमें खुद प्राप्त है, तो आप ये नहीं कह सकते कि कल से सुप्रीम कोर्ट को अमुक मामलों में ही अवमान की ताकत होगी, अमुक मामलों में नहीं होगी, या सिर्फ अपने अवमान के लिए दंड देने की ताकत होगी, उच्च न्यायालय या जुडिशियल मजिस्ट्रेट इनके लिए नहीं होगी। हम तय करेंगे, ठीक है ना, कि सुप्रीम कोर्ट मीनिंग देयर बाई क्या, और वो जो दिल्ली जुडिशियल सर्विस
एसोसिएशन है, और सारे मामलों में अपमान की ताकत हमें रहेगी। ये हम तय करेंगे कौन सा मामला अपमान का मामला है या नहीं। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि 129 में प्रक्रिया नहीं दी है, ठीक है, कि अपमान के विषय पर हम दंड देंगे तो कितना, मैक्सिमम लिमिट नहीं दी है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम लिमिट ये तय कर सकते हैं कि जो है इतनी मैक्सिमम लिमिट होगी हमारे अपमान के मामले में। दूसरा, ये तय कर सकते हैं कि अपमान की शिकायत कौन करेगा, लेकिन हम स्वयं संज्ञान ले लें अपमान का, इसे खत्म नहीं कर सकते, ये तो रहेगी क्योंकि 129 में है। हमारे द्वारा स्वयं संज्ञान लेने के अतिरिक्त और कौन कौन अपमान की शिकायत कर सकता है, यह तय कर सकते हैं। प्रक्रिया तय करना चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि वो विषय वहां नहीं दिया। और चूंकि प्रविष्टि संख्या 77 सूची 1 इस विषय पर उन्हें विधायन की ताकत देती है, तो डेफिनेटली जो पढ़ने का सम्यक तरीका है वो तरीका यही है कि जो विषय ऑलरेडी स्पष्ट हैं उन विषयों पर आपको कुछ भी कहने की ताकत नहीं होगी, लेकिन जो विषय अस्पष्ट है उन विषयों पर आप अपने विधायन की ताकत का इस्तेमाल कर सकते हैं और करेंगे। यह निकल कर आया। तो सुप्रीम कोर्ट 129 में कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की दो ही शक्तियां होती हैं, एक वो अपने अपमान के लिए दंड दे सकता है, और दूसरा अपने क्षेत्राधिकार इसको स्वयं निर्धारित कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के अपमान का मतलब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का अपमान नहीं है, बल्कि भारत की जितनी न्याय निर्णायक प्राधिकारी हैं, इवन ट्रिब्यूनल्स, यह प्रश्न भी गया है सुप्रीम कोर्ट तक कि क्या जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो भी तो न्याय निर्णय का काम करते हैं, उनका अगर कोई अपमान करता है तो सुप्रीम कोर्ट को 129 में उस अपमान का संज्ञान लेने की और कंटेम्नर को दंड देने की ताकत है। तो इस पर भी माना है कि वे भी मेरी ही ताकत का उपयोग करती हैं, ट्रिब्यूनल्स जो हैं, क्योंकि वे भी न्याय निर्णायक प्राधिकारी। और ट्रिब्यूनल कौन बनाता है? सरकार। विधायिका नहीं क्रिएट करती है, सरकार बनाती है। विधायिका अपने अधिनियमों में जो उसे शक्तियां देती है सरकार को, तो सरकार अपनी ताकत का उपयोग करके ट्रिब्यूनल्स बनाती है। लेकिन उन्होंने कहा कि सरकार बनाएगी जरूर, लेकिन वो ट्रिब्यूनल की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को देखेगी, प्रबंध करेगी, उसका फर्नीचर ठीक हो, उसके लिए भवन हो, जो आवश्यक सुख सुविधाएं हैं वो सब डिसाइड उसमें वो की जाएं, रहें, लेकिन बाकी नहीं। और अगर उनका अपमान होता है तो हम दंड देंगे। यह अपमान की शक्ति है। बाकी शेष बात कल करेंगे, देखेंगे।